कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 सामने रखो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन्होंने होमवर्क में ट्राई किया था वो चेक करना। कल क्वेश्चन नंबर 1 के सिग्निफिकेंस लिखने दिए थे, लिखे क्या आप लोगों ने या नहीं लिखे? लिखा है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन 2, द सिलेक्टेड फाइनेंशियल डेटा फॉर A, B and C companies for year ended 31st March 2012. A, B, C variable expense as a percentage of sales। ये जो वेरिएबल एक्सपेंस का एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स दिया हुआ है, दैट इज 66 2/3%, 75%, 50%। इंटरेस्ट एक्सपेंस 200 रुपए, 300 रुपए, 1000 रुपीज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, तो 5-1 का मतलब क्या है? 5:1 या जस्ट 5, माइनस नहीं है, ठीक है? इसको माइनस मत समझ लेना। 5, 6, 2 ऐसे पढ़ो। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 3, 4, 2 और इनकम टैक्स रेट 0.35 है। 0.35 का मतलब 35%। 35%। ओके। क्वेश्चन नंबर ए, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर ए, बी एंड सी कंपनी। इनकम स्टेटमेंट बनाना आपको, यानी सेल से लेकर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचना है। ओके। और उसके नीचे लिखा है पॉइंट बी, कमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपनीज। पॉइंट नंबर बी, थियरी क्वेश्चन। आपको इन तीनों कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्ट्रक्चर पे कमेंट करना है कि कौन सी कंपनी ज्यादा रिस्की है, कौन सी कंपनी कम रिस्की है। तो हेडिंग लिखना इनकम स्टेटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट हैंड साइड 3 कॉलम्स, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। ए, बी, सी। पहले हम फॉर्मेट बना के रेडी रखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको रिवर्स वर्किंग करनी है। लिवरेज दिया हुआ है, लिवरेज से आपको मिसिंग फिगर फाइंड आउट करने हैं। सो पॉइंट नंबर ए लिख के रखो, सेल्स। 1 लाइन ब्लैंक, सबके बाद एक एक लाइन ब्लैंक रखना, ठीक है? सेल्स के बाद क्या लिखते हैं हम? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट। पॉइंट नंबर सी लिखना कंट्रीब्यूशन। पॉइंट नंबर डी क्या लिखेंगे? लेस ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। तो पॉइंट नंबर ई क्या लिखेंगे? EBIT। फिर पॉइंट नंबर एफ लिखेंगे लेस इंटरेस्ट। EBT लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 35%। Therefore अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये आपका इनकम स्टेटमेंट का ब्लैंक फॉर्मेट हो गया। अब हमें क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन जैसे जैसे हम प्राप्त करते जाएंगे यहां लिखते जाएंगे। जैसे इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है आपको 200, 300 और 1000। इज इट राइट? इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है ना। अब आपको बाकी नंबर निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? सिर्फ एक इंटरेस्ट के अमाउंट से आपको बाकी सारे अमाउंट निकालने हैं। तो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगी? हाँ,
DFL, फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज के फॉर्मूले में इंटरेस्ट आता है EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट, है कि नहीं? इंटरेस्ट पता है, लिवरेज पता है, तो EBIT हम निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले वर्किंग नोट 1 बनाएंगे। लिखो वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ EBIT। नीचे लिखना है वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ EBIT। अभी राइट हैंड साइड में 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे, थोड़े बड़े बड़े, उसके अंदर मुझे कैलकुलेशन भी करना है। तो आपने फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला पढ़ा है, फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट। EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट। ए लिमिटेड का इक्वेशन होगा 3:2 EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अमाउंट 200 रुपीज हमें पता है। अब जरा आप लोग इक्वेशन सॉल्व करो और इक्वेशन सॉल्व करके मुझे EBIT की अमाउंट बता दो। पहले ए लिमिटेड का अमाउंट बता दो। 600। एक विद्यार्थी का कहना है 600। चेक करते हैं कि क्या ये विद्यार्थी सही है। अगर मैं EBIT यहां पे 600 लिखूंगा तो 600 अपॉन 600 माइनस 200, 400, 6/4, 1.5 हो रहा है। भाई साहब आपका आंसर गलत है। 600 लिखने से इक्वेशन मैच नहीं हो रहा है। हाँ, एक स्टूडेंट 100 बोल रहा है। 300। तुम थोड़े समझदार लगते हो। 300 आएगा। जरा चेक करना 300 लिखने से इक्वेशन मैच होता है कि नहीं। 300 माइनस 200, 100 तो 1, 3:1 आ गया। आपका जवाब सही है। जिन्होंने 600 कहा एक बार वापस कोशिश करो, ठीक है? ऐसी छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो ये महाभारत का युद्ध कैसे जीतेंगे हम। इस बी लिमिटेड का इंटरेस्ट 300 है ना, 300, और इसका फाइनेंशियल लिवरेज है 4। तो कुछ ऐसा आंसर बताओ कि आंसर क्रॉस चेक करने के बाद 4 हो जाए। हाँ जी भाई साहब सॉल्व करो। यहाँ क्या सत्संग चल रहा है कि बैठ के दर्शन कर रहे हैं? 400। अरे शाबाश, 400 इज राइट। कैसे 400 आए जरा चेक करते। ये 400 माइनस 300, 100। ठीक है, आपका जवाब सही है। आप गणित में होशियार स्टूडेंट हैं। 2 इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इसका इंटरेस्ट कितना है, 1000। कुछ ऐसा आंसर बोलो कि 2 आ जाए। हाँ बोलो। 2000। एक महिला का कहना है 2000। 2000 इज राइट, सीम्स टू बी राइट। 2000 माइनस 1000, सो 2:1 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत हुई? तो ये EBIT आ गया हमारे पास। EBIT को यहां पर लिख दो आपके मेन पेज पे। कितना था? 300, 400, 2000। रुको एक सेकेंड, इसकी वर्किंग नोट यहां पे 1 लिख दो। वर्किंग नोट 1। अब मैं अगर EBIT मिल गया, इंटरेस्ट पहले से ही है हमारे पास, तो क्या हम EBT निकाल सकते हैं? बोलो। 100, 1000। शाबाश। टैक्स निकाल सकते हैं 35, 350 और शाबाश। अर्निंग आफ्टर टैक्स निकाल सकते हैं? बोलो हाँ। 65, 650। क्या अजीब सवाल है। पहले आपने टैक्स निकाल लिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और सेल्स का पता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अब हमें ऑपरेटिंग लिवरेज यूज करके, ऑपरेटिंग लिवरेज के फॉर्मूले में कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT होता है।
और ईबीआईटी है मेरे पास, तो हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। तो अगला वर्किंग नोट क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन लिखो, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। राइट हैंड साइड वापस 3 थोड़े बड़े बड़े कॉलम ड्रॉ करना, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है, बोलो, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो कंपनी ए का ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है, 5 इज इक्वल टू सी स्टैंड्स फॉर कंट्रीब्यूशन, और ईबीआईटी 300 ऊपर देखो, 300 है ना ये, तो ये तो बहुत इजी है, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1500। बी लिमिटेड के लिए लिखो 6 इक्वल टू सी अपॉन 400, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, 2400। सी लिमिटेड के लिए लिखो 2 इक्वल टू सी अपॉन 2000, तो सी इक्वल टू 4000। आ गया आंसर। तो ये 1500, 2400 और 4000 लिख दो यहां पे। कंट्रीब्यूशन 1500, 2400 और 4000, और यहां पे कंट्रीब्यूशन के लिए हमने वर्किंग नोट 2 का इस्तेमाल किया है। अब कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में ये जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, ये आप निकाल सकते हो एज अ बैलेंसिंग फिगर। गेस करो, अगर कंट्रीब्यूशन 1500 है और ईबीआईटी 300 है, तो हमारा ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, 1200 अगर मैं यहां माइनस करूंगा तभी तो ये 300 आएगा। यहां पे 2000, बहुत सही जवाब। यहां पर ये भी 2000, बस अब सिर्फ कमी रह गई है सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट की, है कि नहीं। उसके लिए हमें कौन सा हिंट दिया गया है, वेरिएबल एक्सपेंस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। लेकिन मेरे पास ना तो वेरिएबल कॉस्ट है ना सेल्स है, परसेंटेज है, लेकिन कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है मेरे पास। ध्यान पूर्वक सोचना, अगर वेरिएबल कॉस्ट 66 2/3% है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 33.33 हुआ। तो कंट्रीब्यूशन से हम सेल्स निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन से हम सेल्स निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है। तो पहले मैं क्या करूंगा, कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स निकाल लेता हूं, ठीक है, और उसके बाद सेल्स निकाल लेंगे। वर्किंग नोट 3 लिखना, वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको रिवर्स वर्किंग करनी है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने तो ये बस एक सैंपल लिया है। पहले मैं यहां पे लिखूंगा पॉइंट नंबर ए, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो 66 2/3%, 75% एंड 50%। अब विद्यार्थी को इतना आना चाहिए कि अगर वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो दिया हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी हमें निकालना आना चाहिए। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कल हमने पढ़ा था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब है सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। अगर ये मान लो 75 है तो ये 25 होगा, अगर ये 25 है तो ये 75 होगा, है कि नहीं। तो सीधा सीधी हिसाब है, ये 33 1/3% होगा, ये 25% होगा और ये 50% होगा। पॉइंट नंबर डी लिखो, सी लिखो, पॉइंट सी, कंट्रीब्यूशन अमाउंट, कंट्रीब्यूशन इन ब्रैकेट रुपीज। आप मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन कितना था ए लिमिटेड का, 1500 था क्या, और बी लिमिटेड का और सी लिमिटेड का 4000। बस एक लास्ट लाइन लिखो डी, सेल्स।
सेल्स निकालेंगे पॉइंट नंबर सी अपॉन पॉइंट नंबर बी। 1500 अपॉन अपने कैलकुलेटर पे 1500 अपॉन 33.333333% करो, 4500 आ रहा है। फिर 2400 डिवाइड बाय 25% करो, और फिर 4000 डिवाइड बाय 50% करो, 8000। सभी विद्यार्थियों ने लिख लिया? कोई शक? तो ये 4500, 9600 और 8000 यहां लिख दो। फोर 9600 और 8000, और इसकी वर्किंग नोट नंबर क्या है? 3। अब वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर पाओगे आप? जरा बताओ, इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना होना चाहिए? 4500 सेल्स और 1500 कंट्रीब्यूशन है, तो इसका वेरिएबल कॉस्ट 3000 होगा। क्या ये 12000 है क्या? एक मिनट देख, 9600 ही है। 12000 कैसे आ गया? तुम क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? फिर मैं भी एक दिन ऐसा मजाक करूंगा ना कि तुम क्लास में आओगे और मुझे पाओगे ही नहीं। 7200 और ये 4000। आज तुम लोग क्या मजाक के मूड में हो गया? एक आदमी EBIT 300 का 600 बोल रहा है, एक आदमी सेल्स 9600 का 12000 बोल रहा है। गलती हो गई। पॉइंट नंबर बी, ये था हमारा फर्स्ट आंसर, इसको हम लिखेंगे ए। 2A। 2B क्या है? कमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपनीज। सिर्फ कमेंट करना है, तो नीचे लिखो आंसर 2B, कमेंट। अब जरा क्वेश्चन देखो, कौन सी कंपनी आपको लगता है सबसे ज्यादा रिस्की है? कौन सी कंपनी आपको लगता है सबसे ज्यादा रिस्की है? हाँ, बी लिमिटेड। तो एक बार हम क्या करेंगे, तीनों का ना कंबाइंड लिवरेज लिख लेते हैं। तो नीचे लिखो, कमेंट के नीचे कंबाइंड लिवरेज। राइट हैंड साइड वापस 3 कॉलम, ए बी सी लिमिटेड। बस एक लाइन लिखना है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना, कंबाइंड लिवरेज इक्वल टू ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज इक्वल टू ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। ए लिमिटेड का बताओ, 5 इंटू 3 कितना है? 15। 6 इंटू 4 24। 2 इंटू 2 है जी 4। अब हम लिखेंगे नीचे नोट, बी लिमिटेड इज द रिस्कीएस्ट फर्म। बी लिमिटेड इज द रिस्कीएस्ट फर्म। बी लिमिटेड इज द रिस्कीएस्ट फर्म because its combined leverage is highest. Because its combined leverage is highest. फिर लिखना, C Limited is the least risky firm. C Limited is the least risky firm because its combined leverage is lowest. Because its combined leverage is lowest. फिर लिखना, A Limited is moderately risky firm. A Limited is moderately. A Limited is moderately. Moderately आता है स्पेलिंग, मॉडरेट बाद में ली, LY,
ब्रूसली वाला ली नहीं, मॉडरेटली रिस्की फॉर्म। ओके, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। और कोई आदमी कुछ लिखना चाहता है? इतना काफी है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, 12 मार्क क्वेश्चन। क्यों 12 मार्क? 6 क्वेश्चन है वहां पे, सभी क्वेश्चन पे 2-2 मार्क मिलेंगे आपको। अ फर्म हैज अ सेल ऑफ ₹75 लाख। फर्म की सेल्स कितनी दी हुई है? 75 लाख। वेरिएबल कॉस्ट इज 42 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट 6 lakh. It has a debt of 45 lakh at 9%. अगर इसका 45 लाख रुपीज डेट है एट 9%, तो इसका इंटरेस्ट कितना होगा? 4,05,000 होगा। एंड इट हैज एन इक्विटी ऑफ 55 लाख। ये आपको समझ में आ गया जो इंफॉर्मेशन है? क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्म्स ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो पहले एक रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है ये, 2 चैप्टर को मिक्स करके ये प्रॉब्लम डिजाइन किया गया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सीधा सीधी आपके पिछले चैप्टर से है। रेशियो एनालिसिस, डज इट हैव अ फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज? डज इट हैव अ फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज? क्या कंपनी का जो डेट यूज किया इन्होंने फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? तो पहले मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालूंगा, और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, मतलब मैं बोरो कर रहा हूं 9% पे और कमा रहा हूं अगर 20%, तो फेवरेबल हुआ। और अगर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 9% से कम है तो फिर अनफेवरेबल है। इज इट राइट? तो पहला आंसर आप निकालो ठीक से। अगर वो आंसर 9 से ज्यादा है तो आप कहेंगे कि द कंपनी इज हैविंग अ फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, यूज ऑफ डेट इज जस्टिफाइड। फिर एक और क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस से है। इफ द फर्म बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज एसेट टर्नओवर रेशियो इज 3, एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बोलेंगे टर्नओवर अपॉन एवरेज एसेट। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में एसेट तो दिया ही नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है। लाइबिलिटी साइड इज इक्वल टू एसेट साइड। वाह शाबाश। तो हम लाइबिलिटी साइड के 2 आइटम हमें दिए हुए, डेट और इक्विटी। डेट 45 लाख है और इक्विटी 55 लाख है। तो लाइबिलिटी साइड इज इक्वल टू एसेट साइड, तो एसेट साइड का अमाउंट होगा 45 लाख प्लस 55 लाख, तो आ गया 1 करोड़। सेल्स दिया हुआ ही आपको 75 लाख, तो आप एसेट टर्नओवर निकाल सकते हैं सेल्स अपॉन एसेट 0.75, तो 0.75 आ गया। अब उन्होंने पूछा इफ द फर्म बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज एसेट टर्नओवर इज 3, डज इट हैव अ हाई और अ लो एसेट लिवरेज? जिस इंडस्ट्री को ये बिलोंग करती है उसका एसेट टर्नओवर रेशियो 3 है, जबकि इस कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो सिर्फ 0.75 है। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में लो है या हाई है? 0.75 इज लोअर देन 3, तो लो लिखना है आपको। 1 मार्क और मिल गया। व्हाट आर द ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज ऑफ द फर्म? अब उन्होंने इस चैप्टर का सवाल पूछा है, ठीक है, तो उसके लिए टेबल बना के हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद है एक और इंटेलिजेंस से भरा हुआ क्वेश्चन। इफ सेल्स ड्रॉप्स टू 50 लाख रुपीज, सेल अभी कितना है? 75 लाख है। अगर ये 75 लाख से घटकर 50 लाख हो गया, व्हाट विल बी द न्यू EBIT? तो आपको सेल अगर 75 से 50 हो गया तो EBIT क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। कर पाएंगे? 2 मार्क की और प्राप्ति हुई।
एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द ईबीटी ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू 0। उल्टा करना है अभी। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल, सेल कितना होना चाहिए कि ईबीटी 0 हो जाए। सेल कितना हो कि ईबीटी 0 हो जाए। कर पाएंगे? देखते हैं कौन कौन कर पाता है। आज दूध का दूध, वाटर का वाटर हो जाएगा, है कि नहीं? आज इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं वो पहचान में आ जाएंगे। तो पहले मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करूंगा। लिखो कैलकुलेशन ऑफ पार्ट 4। पहले लीवरेज वाले काम पूरा कर ले, ठीक है? अब एग्जाम में सॉल्व करते समय किसी भी सीक्वेंस में सॉल्व कर सकते, लेकिन एक ही जगह पे होना चाहिए। एक जगह पे मतलब ऐसा नहीं कि पहले पेज पे 3-1 का आंसर लिखा, फिर 7 पेज के बाद 3-2, फिर और 8 पेज के बाद 3-3, ऐसा नहीं करना है। एक साथ लिखना, भले इंटरनली सीक्वेंस डिफरेंट हो, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन के बाद फिर से नहीं ऐड कर देना है, ठीक है? मार्क्स कट जाएंगे। कट क्या जाएंगे, देंगे ही नहीं। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। हेडिंग लिख दिया, राइट हैंड साइड रुपीज। राइट हैंड साइड रुपीज। पॉइंट नंबर ए, सेल्स 75 लाख। पॉइंट बी, लेस वेरिएबल कॉस्ट 42 lakh. Therefore, contribution 33 lakh. Less fixed cost 6 lakh. Therefore, EBIT 27 lakh. Less interest 4,05,000. Therefore, EBT 22,95,000। पहले यहां तक सबने लिख लिया। अब नीचे लिखो देयरफॉर ऑपरेटिंग लिवरेज, फॉर्मूला लिखो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन अपने कैलकुलेटर पे लो 33 लाख अपॉन 27 लाख। 4 डिजिट में आंसर देना मुझे। 1.22, फिर से 22। चलिए, फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज EBIT अपॉन EBT 1.1765 and one last. Therefore, combined leverage तो हम यहां फॉर्मूला लिखेंगे OL इंटू FL 1.4379। कोई बात नहीं, पहले 3 डिजिट सही है ना, 437 तक तो सब पहुंचे गए। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 0.4 का आंसर हो गया। अगर इतना भी आपने किया तो आपको 2 मार्क मिलेंगे, ज्यादा की उम्मीद लेके मत आना। अब आज ये 5th वाले क्वेश्चन पे, इफ सेल्स ड्रॉप्स टू ₹50 lakh, व्हाट विल बी द न्यू EBIT? सो लिखना हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ न्यू EBIT। इफ सेल्स ड्रॉप्स टू ₹50 lakhs, इसको मैं 2 तरह से सॉल्व कर सकता हूं। एक तो मैं लिवरेज का प्रयोग करके इसको सॉल्व कर सकता हूं, एक लिवरेज को यूज करके, ठीक है, और दूसरा डायरेक्टली जैसे ये टेबल बनाया वैसे करके। क्वेश्चन का पर्पस है कि आप जब लिवरेज सीख रहे हैं, तो लिवरेज यूज करके आंसर निकालो। कल हमने क्या देखा कि अगर सेल 1% से चेंज होता है तो EBIT इस एग्जाम्पल में 1.2222% से चेंज होगा, करेक्ट?
ये जो ऑपरेटिंग लिवरेज है 1.2222, इसका मतलब है इफ सेल्स चेंजेस बाय 1%, द EBIT विल चेंज बाय 1.2222%। ठीक है, तो क्या मैं इस नॉलेज को यूज करके EBIT निकाल सकता हूं? तो पहले मैं आपको इस तरह से सॉल्व करके दिखाता हूं, लिवरेज का यूज करके। ठीक है, लिखो, राइट हैंड साइड एक अमाउंट लिख देना। पॉइंट नंबर ए, परसेंटेज डिक्रीज इन सेल। परसेंटेज डिक्रीज इन सेल 75 पहले था, अभी 50 हो गया, डिवाइड बाय 75। जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा उसको बेस में लेना है। ठीक है, 75 से 50 हो गया तो 25 लाख की गिरावट हुई है। 75 लाख रुपए से 50 हो गया तो 25 लाख का आपका गिरावट हुई है। कितना परसेंटेज हुआ? हाँ, तो यहां पर आप लिखो 33 1/3%। यानी अब इस इक्वेशन में अगर ये 33 1/3% से चेंज हुआ है तो EBIT कितने से चेंज होगा? पॉइंट नंबर बी लिखना, पॉइंट नंबर बी लिखना, ऑपरेटिंग लिवरेज अच्छे से प्रेजेंट करना है। ऑपरेटिंग लिवरेज 1.2222। सो देयरफॉर कैन आई से परसेंटेज डिक्रीज इन EBIT। EBIT कितने से घटेगा? मल्टीप्लाई करो A इंटू बी, 4 डिजिट तक बोलो, 40.74 और बोलो 00, नहीं फिर रहने दो, फिर मत बोलो। 40.74% सबका आ रहा है लगभग लगभग। हाँ हाँ, बस ठीक है, अपने को कौन सा चांद पे जाना है। 40.74% आ गया। अब आपका EBIT यहाँ पे टेबल पे देखो, लेफ्ट साइड में कितना है EBIT? अभी 27 लाख है। तो ये 40.74% से घटेगा, तो हमारा जो आंसर है न्यू EBIT 27 लाख माइनस 40.74%, उसको 16 लाख कर दो, राउंड ऑफ कर दो। ठीक है, 16 लाख। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं क्या करूंगा, इसी तरह एक टेबल बनाऊंगा और EBIT कैलकुलेट कर लूंगा टेबल बना के। तो नीचे लिखो ऑल्टरनेटिवली। एग्जाम में एक ही बार सॉल्व करना, ठीक है, जहां आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा हो। अगर स्पेसिफिकली पूछे यूजिंग ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट द न्यू EBIT, फिर तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें ऑपरेटिंग लिवरेज का प्रयोग करके ही न्यू EBIT निकालना होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं कहा तो फिर आप दो तरीके से कर सकते हैं, फिर कोई बुराई नहीं है। तो लिखो ऑल्टरनेटिवली, लिखा, राइट हैंड साइड लिखो रुपीज। पॉइंट नंबर ए, सेल्स। अभी सेल्स हो गया है 50 लाख। पॉइंट नंबर बी, लेस वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो सेल और वेरिएबल कॉस्ट का क्या रिलेशन है? 42/75। कितना परसेंट? हाँ, 56%, या 42/75 लिखो और इंटू 50 लाख कर दो। यानी सेल 75 है तो वेरिएबल कॉस्ट 42 है। सेल अगर 50 लाख है तो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगा, प्रोपोर्शनेटली चेंज होगा। कितना हुआ बोलो? 28 लाख। तो कंट्रीब्यूशन होगा 22 लाख। कंट्रीब्यूशन 22 लाख लेस फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख। तो आपको जानकर बहुत ही खुशी हुई होगी कि इस बार 16 लाख रुपीस फिर से आंसर आ गया। हाँ, है कि नहीं? कौन सा सिंपल लगा आपको? ये वाला? कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट ने कहा कि प्यारे बच्चों यूज ऑपरेटिंग लिवरेज टू फाइंड आउट द न्यू EBIT, तो ये मेथड भी हमें आना चाहिए। समझे क्या?
अब मेरा अगला सवाल है आपके लिए, आप सबको के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल द ईबीटी ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, रिवर्स वर्किंग करनी है। ईबीटी 0 चाहिए तो सेल कितना होना चाहिए, जल्दी से बताओ। 30 सेकेंड का मौका मिलेगा। 30 सेकेंड शुरू होते हैं अब। रुको, अरे 30 सेकेंड होने दो। What should be sale at which EBT will be 0? पंद्रह सेकेंड और बचे। कितना है? 22,84,091 रुपीज। चेक करते हैं, उस नंबर को टाइप करो, फिर उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 56% है ना। 42, ठीक है ना, मैं चेक कर रहा हूं। एक बच्चे ने कहा, अभी कोई लिखना मत, कि आंसर 22,84,091 है। रुको, लिखो मत। अब ये सही है कि नहीं आप एग्जाम में चेक कर लेना। आपको वापस मन ही मन ये टेबल बना के यहां तक पहुंचना है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? वेरिएबल कॉस्ट विल बी 42/75 इंटू दिस नंबर। करो, 42 डिवाइड बाई 75 इंटू 22,84,091, 1279,091। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 10,05,000। उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट गया 6 लाख, पीबीआईटी बचा 4,05,000, इंटरेस्ट गया 4,05,000। तो इसका मतलब ये जवाब सही है। ओके, तो जरा ईमानदारी का आज परिचय दो, और कितने लोगों ने ये जवाब निकाल लिया था? मुझे बीच में क्या है उससे कुछ मतलब नहीं है। फाइनल जवाब 22,84,091 किसका किसका आया? कुछ ही व्यक्तियों का आया है।
ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम आज पता चल गया कि गलत हो रहा है। इसको मैं दो तरह से सॉल्व करूंगा, एक लिवरेज का प्रयोग करके और दूसरा रिवर्स वर्किंग टेबल बना के। लेकिन टेबल हम उल्टा बनाएंगे, ईबीआईटी से स्टार्ट करेंगे और सेल्स तक जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा। कौन सा रेशियो सेल्स और ईबीआईटी को कनेक्ट करता है? ईबीटी, कंबाइंड लिवरेज। सेल्स एंड ईबीआईटी को ऑपरेटिंग लिवरेज, ईबीआईटी एंड ईबीटी या ईपीएस को फाइनेंशियल लिवरेज। तो अगर मुझे पता करना है कि सेल 1% से चेंज होगा तो ईबीटी 4.379% से चेंज होगा। ठीक है, अब इन्होंने इस क्वेश्चन में उल्टा पूछा आपसे, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल द ईबीटी ऑफ द फर्म विल बी जीरो। अभी ईबीटी 22,95,000 है। ईबीटी अगर जीरो हो गया मतलब परसेंटेज कितना ड्रॉप हुआ? 100%। एक सीधी सी बात बचपन में गणित में सिखाई गई थी, अगर कोई नंबर जीरो हो जाता है तो वो 100% ड्रॉप हुआ है उसमें। ठीक है, तो उस नंबर में कितने का चेंज हुआ है? तो अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि 100% अगर ईबीटी में ड्रॉप होना है तो सेल कितने से ड्रॉप होगा? तो आप कहेंगे 100 डिवाइड बाई 1.4379, 69.55%। अभी आपका एग्जिस्टिंग सेल 75 लाख है, तो अगर एग्जिस्टिंग सेल में 69.55% हमने घटा दिया तो दैट विल गिव मी द न्यू सेल्स लेवल, और उस सेल्स लेवल पे आपका आंसर ईबीटी विल बी जीरो। ये इस तरह से एग्जाम में लिखेंगे तो सिर्फ आपको ही समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम में लिखेंगे अच्छे से। लिखो आंसर 6, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स लेवल एट विच ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स इज इक्वल टू जीरो। फिर राइट हैंड साइड एक अमाउंट लिख देना। पहले मैं लिखूंगा पॉइंट नंबर ए, परसेंटेज डिक्रीज इन ईबीटी 100%। एग्जिस्टिंग नंबर से अगर जीरो हो गया मतलब 100% चेंज हुआ। कोई भी नंबर को आप -100% करोगे तो वो जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? तो ईबीटी में 100% का चेंज है, तो सेल्स में कितने का चेंज चाहिए? उसके लिए मैं लिखेंगे कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज लिखो, कंबाइंड लिवरेज ये है 1.4379। देयरफॉर डिक्रीज इन सेल, देयरफॉर डिक्रीज इन सेल ए अपॉन बी। कल मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर आपको चेंज इन ईपीएस दिया हुआ है तो चेंज इन सेल्स निकाल सकते हैं। ए बाई बी 69 पॉइंट, जितने डिजिट लिख सकते हो लिख दो। ओके, 4-5 डिजिट। देयरफॉर लास्ट लाइन रिक्वायर्ड सेल्स, रिक्वायर्ड सेल्स विल बी, अभी आपकी एग्जिस्टिंग सेल 75 लाख है, -69.55% करो, लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ कर देना रुपीज में। बोलिए कितना आया? कितना आंसर आया बोलो? अरे बोलो तो सही। 22,07,000। हाँ, नीचे लिखो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमने डेसिमल में राउंड ऑफ किया है ना, इसलिए आंसर थोड़ा अलग आएगा। इतना बड़ा अमाउंट 75 लाख से अगर आप कोई नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.01 का भी फर्क रहा तो
बड़ा अमाउंट का डिफरेंस आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपके प्रोसेस से ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एक मेथड ये हो गया। अगर पूछे स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए यूजिंग लिवरेज कैलकुलेट रिवाइज्ड सेल्स, यूजिंग लिवरेज, तो फिर आप दूसरे मेथड से करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपसे पूछ के आ रहे हैं और आप कर कुछ और रहे हैं। लेकिन मान लो क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिकली आपसे नहीं पूछा गया है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। लिखो ऑल्टरनेटिवली, लिख दिया ऑल्टरनेटिवली, राइट हैंड साइड रुपीज। तो मेरा रिक्वायर्ड ईबीटी 0 है। एकदम उल्टा टेबल ड्रॉ करना है अभी। ईबीटी कितना चाहिए? 0। अब उसमें मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट एड बैक करूंगा तो हमें ईबीआईटी मिल जाएगा। इंटरेस्ट एड बैक कर देंगे तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट का अमाउंट फिक्स्ड है 4,05,000। ईबीआईटी प्लस इंटरेस्ट विल गिव मी ईबीआईटी। ईबीआईटी इज 4,05,000। उस टेबल को देखते रहो। अब इसमें मैं ऐड बैक करूंगा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 6 लाख। प्यारे बच्चों बताओ, ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट 10,05,000। देयरफॉर सेल्स, देयरफॉर सेल्स। जरा समझने की कोशिश करो, सेल और कंट्रीब्यूशन का लिंक क्या है? अगर सेल 100 रुपीज है, सॉरी 75 है, तो कंट्रीब्यूशन 33 है। जरा देखो टेबल को, इतना गणित तो हमें आना ही चाहिए। इस लेवल के स्टूडेंट को सेल अगर 75 लाख है तो कंट्रीब्यूशन 33 लाख है। सेल 75 लाख है तो कंट्रीब्यूशन 33 लाख है। अगर कंट्रीब्यूशन 10,05,000 हो तो क्या हम सेल्स निकाल सकते हैं? निकालो। किसने मना किया? लिखो, अगर ये 10,05,00 है तो मेरा आप जैसे समझदार विद्यार्थियों से निवेदन है कि सेल्स की वैल्यू क्या होगी? जब सेल 75 लाख था तो कंट्रीब्यूशन 33 लाख थी। अब कंट्रीब्यूशन 10,05,000 है तो उसके लिए सेल्स कितना चाहिए? 22, 84, राउंड ऑफ कर दो 091। ये ज्यादा एक्यूरेट आंसर है बिकॉज ये पूरा हमने यहां पे सब कुछ लिखा है। ठीक है, आपका आंसर आया था? मैंने क्या किया बोलो? पहले वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो निकाला। ठीक है, 44% कंट्रीब्यूशन आ गया तो उसको 44% से डिवाइड कर दो ना, आ गया। वैसे भी कर सकते, ये लिखने के तरीके में कुछ भी हो सकता है। आप डायरेक्टली यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं 10,04,000 डिवाइड बाई 44% कंट्रीब्यूशन, हो गया। ठीक है, यहां तक बस पहुंच जाओ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3.1 पे। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, कैसे भी लिखो, बात वही है। तुम भी वही कर रहे हो जो मैं कर रहा हूं। इंटरेस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ करके हमने 44% से ही डिवाइड किया, लेकिन ये प्रेजेंटेशन है। ठीक है, चलिए एक आज मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज आपको डोसा खाना है, कहाँ खाओगे? एक यहाँ पे नीचे ठेले वाला भी देता है। ठीक है, कितने में देता है? 30 रुपीज में। सही जवाब। चलो आज मैं आप सबको ले चलता हूं होटल ली मेरिडियन, ओके, 7 स्टार होटल, वहां डोसा खाते हैं। कितना लेगा वो? 700 रुपए लेगा, वही डोसा।
सर वो 700 क्यों ले रहा है, 30 रुपए में तो यहां मिलता है। कारण प्रेजेंटेशन, ठीक है। वहां पर जब आप अंदर जाएंगे तो एकदम मस्त एसी वाला माहौल मिलेगा, एक सुंदर सी रिसेप्शनिस्ट आएगी, आपको हाथ पकड़ के लिफ्ट तक ले जाएगी, फिर अंदर लिफ्ट में अंदर फिर एक और आदमी आपको ऊपर रेस्टोरेंट तक ले जाएगा, आपको बैठाएगा, पानी देगा, ठीक है, चिप्स देगा, उसके बाद फिर वेटर आएगा, आपको सर सर बोलेगा 4-5 बार। तो ये पूरा जो प्रेजेंटेशन का एक खेल है, चाहे एग्जाम हो चाहे डोसा हो, ठीक है। अब समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3.1 पर आ जाते हैं। व्हाट इज द फर्म्स ROI। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक बैलेंस शीट बनाऊंगा। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी तो पता होना चाहिए ना कितना है। ये हो गया छोटी सी एक बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइड रुपीज इन लैक्स, एसेट साइड रुपीज इन लैक्स। लाइबिलिटी साइड में उन्होंने इक्विटी दिया हुआ है 55 लाख और 9% डेट दिया हुआ है 45 लाख, तो ये हो गया 100। और एसेट साइड में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो बस एसेट्स ही लिख देते हैं, बैलेंसिंग फिगर 100। इज इट राइट। अब मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दो तरह से निकाल सकते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दो तरह से, एक यूजिंग टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड अप्रोच, लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड अप्रोच, उस केस में हम 100 लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, और एक ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स कैपिटल एम्प्लॉयड, उस केस में हम सिर्फ इक्विटी लेंगे। अकॉर्डिंगली आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी चेंज होगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड लेता हूं तो मेरा प्रॉफिट का फिगर होगा EBIT, ये EBIT का फिगर। और अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी निकालता हूं तो हम प्रॉफिट का फिगर लेंगे 22,95,000, बिकॉज दिस प्रॉफिट इज अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, दिस प्रॉफिट इज अवेलेबल टू बोथ इक्विटी शेयर होल्डर एंड लॉन्ग टर्म डेट। इज इट राइट। तो इसलिए मैं आपको 2 बार सॉल्व करके दिखाऊंगा। लिखो पहले केस 1, ROI यूजिंग लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच। तो रेशियो एनालिसिस चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच फॉर्मूला विल बी ROI इज इक्वल टू EBIT अपॉन लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड मतलब इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, दैट इज इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। EBIT कितना है उस टेबल में देखो, EBIT 27 लाख, 27 लाख है ना, और ये दोनों का टोटल है 1 करोड़ इंटू 100, 27%। Case 2, ROI using equity shareholders fund approach। ROI using equity shareholders fund approach। अब हम सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट अवेलेबल होगा वो लिखेंगे। सो आंसर होगा ROI, इसको हम बोल सकते हैं ROE ऑल्सो, रिटर्न ऑन इक्विटी। इस बार लिखना EBT डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स, डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो
ईबीटी आपने बताया था 22,95,000 और इक्विटी शोल्डर फंड बताया आपने 55 लाख। इंटू 100 करेंगे, इंटू 100। हाँ बोलो जल्दी। 41.73। ओहो, 73 या 72 कुछ भी लिखो, आगे बढ़ो। ये मेरा हो गया आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3-1। मैंने दोनों तरह से लिखवा दिया। कभी मैं इस तरह से एग्जाम में आंसर लिखता हूं तो इंस्टीट्यूट ये आंसर चाहती है, मार्क्स कट गए। कभी ये लिखता हूं तो इंस्टीट्यूट ये चाहती है, फिर मार्क्स कट गए। तो क्या किया हमने, दोनों ही लिख दिया। अब बोलो मार्क्स कहाँ काटोगे? ठीक है, बस इतनी सी एक्स्ट्रा मेहनत लग गई, लेकिन अब मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि आरओआई का मतलब दोनों हो सकता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो सकता है किसी के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, डज इट हैव अ फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज? आंसर टू में लिखना है आरओआई यूजिंग लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच in bracket that is 27% is greater than interest rate, that is 9%। आपने पैसा उधार लिया 100 रुपए, उस पैसों से आपने 27 रुपीज कमाया, 100 रुपए पे 27 रुपीज कमाया, और इंटरेस्ट कितना पे करना है? 9। तो जो बाकी बचा वो आपके जेब में जाएगा, ओनर की जेब में। तो यहां पे लिखना है hence the firm has favorable financial leverage, hence the firm has favorable financial leverage, hence the firm has favorable financial leverage। okay, the excess return, लिखो एक और लाइन, the excess return increases the return on equity, the excess return increases the return on equity। अब देख रहे रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ गया है 41.73। इसका कारण यही है कि जब आप यहां पर ईबीटी निकालते हैं तो इसमें सिर्फ इंटरेस्ट घटाया आपने, विच इज एट द रेट ऑफ 9%, है कि नहीं? तो उसका फायदा किसको मिला? शेयर होल्डर को मिला, इसलिए रिटर्न बढ़ गया आपका। रिटर्न बढ़ने का कारण है कि जब आप ईबीटी लेते हो तो यहां पर आपने सिर्फ इनकम में से 9% ऑफ 45 लाख घटाया, जबकि आप डिनोमिनेटर में से आपने पूरा 45 लाख घटा दिया है। डिनोमिनेटर में हमने 45 लाख घटाया, तो न्यूमरेटर में हमने सिर्फ 45 लाख का 9% घटाया, जबकि उस 45 लाख पे आपने कमाया 27% था। तो न्यूमरेटर बढ़ गया मेरा, रिलेटिवली न्यूमरेटर बढ़ गया ना। डिनोमिनेटर में आपने 45 लाख घटाया, लेकिन 45 लाख पे जो मैंने कमाया था 27%, वो नहीं घटाया, 9% घटाया, तो ये नंबर बढ़ जाता है मेरा, रिलेटिवली ये नंबर बढ़ गया। तो उस बढ़ने का फायदा किसको मिला? दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। एक और क्वेश्चन रह गया है, डज इट हैव अ हाई और लो एसेट लिवरेज? उसके लिए पहले हमें इस कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो निकालना होगा। सो लिखो एसेट टर्नओवर रेशियो ऑफ गिवन फर्म। एसेट टर्नओवर रेशियो ऑफ गिवन फर्म, फॉर्मूला सेल्स अपॉन एसेट्स। सेल्स है 75 लाख और एसेट है 100 लाख। ये हमने कैलकुलेट किया अभी बैलेंस शीट बनाकर, तो 0.75। अब आपको यहां पे लिखना है कमेंट, द फर्म हैज
low asset leverage. The firm has low asset leverage. The firm has low asset leverage because the asset turnover ratio is lower than the industry. Because the asset turnover ratio is lower than the industry. The firm is not able to utilize its assets. The firm is not able to utilize its assets as efficiently as the industry. The firm is not able to utilize its assets as efficiently as the industry. As efficiently as the industry. ठीक है? This answer is over. This chapter is over.